गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10वीं के हिंदी में हम देखते हैं कि मैं लेखक कैसे बना। अमृतलाल नागर द्वारा लिखित यह पाठ जो है का दूसरा पाठ है। इसमें पहले पाठ में हम देखे हैं उसके जीवन के बारे में। तो अमृतलाल नागर ने अपने बारे में बताया कि मेरे लेखक बनने के पीछे किसका किसका हाथ है, कैसे मैं लेखक बना। तो उसके बारे में बताया कि मेरे जो माता पिता है और मेरे गुरुजन, माता जो है एक गृहिणी है, घर को कैसे संभालना, एक अपने आदर्श कला से दूर और धार्मिक सामाजिक परिवेश का वहां पर समावेश, इसके बारे में बताया कि घर का वातावरण किस प्रकार के था। और अपने पिता के बारे में बताया कि मेरे पिता जो है धन कमाने के बारे में उसी को महत्व नहीं दिया, वो धार्मिक सामाजिक आदर्श को बनाए रखा। धार्मिक हमारे घर की जो वातावरण है वो धार्मिकता लिए हुए था, सामाजिक और लोगों की मदद करना, सेवा करना, इनके बारे में वो सोचते थे, मदद करते थे। अपने आप को धन कमाने का जरिया नहीं बनने दिया, ये भी मेरे दिमाग में छाप बना। और तीसरा बताएंगे अपने गुरुजन, जो समय के पाबंद और किस प्रकार से एक दूसरे को मदद करना, समय का पाबंद, अनुशासित रहना और दूसरे को कैसे शिक्षित करना, अपने साथ साथ दूसरे को कैसे आगे बढ़ाना, ये मैं गुरुओं से सीखा हूँ। तो ये मेरे अंदर एक छाप छूट जाता है। और कहते हैं कि मेरा जो बचपन में पिता ने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि मेरा बेटा जज बनेगा। वही सोच के मैं भी अपने आप में ये अनुमान लगाने लगा, अपने सोचने लगा कि मैं भी आगे जो है जज बनूंगा, विलायत जाऊंगा, बाहर पढ़ने जाऊंगा और वहां से जज बनकर आऊंगा। क्योंकि उन लोगों के घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमारे देश उस समय आजाद नहीं हुआ था, तो शिक्षा बड़े लोगों के यहाँ भी होती थी। शिक्षा का स्तर बहुत कम था। जो परिवार अच्छे से पढ़ाने में सक्षम थे उन्हीं लोग पढ़ा पाते थे, बड़े बड़े घर के लोग ही पढ़ते थे। गरीब को अनपढ़ ही रखा जाता था, नहीं पढ़ते थे, क्योंकि उसमें इजाजत ही नहीं था उनको जाने का। और कहते हैं कि जो जैसे मेरे पिताजी ने मेरे मन में डाल दिया कि मैं जज बनूंगा, तो मैं भी सोचने लगा कि मैं जज बनूंगा। परंतु बचपन से मैं मेरे जो आस पड़ोस है, मेरे घर का माहौल है, मुझे कई ऐसे लेखक, हास्य व्यंग लेखक है, बड़े बड़े दिग्गज लेखक, उनके आसपास ही अपने आप को मैं पाया। तो मैं देखता गया कि मैं किसके सानिध्य में रहते गया, तो उसका छाप मेरे अंदर पड़ते गया। पत्रिका, रोज मासिक पत्रिका अलग आता था, साप्ताहिक अलग आता था, रोज वाला अलग आता था। तो उनको पढ़ना मेरे अंदर, मेरे पिताजी तो पढ़ने के इच्छुक थे ही, और उसी से मुझ में भी पढ़ने की इच्छाएं जागृत होती गई। और मैं भी पत्रिकाओं को पढ़ता गया, लेखक जो कवि की पुस्तकों को घर में जब आता था उसको भी मैं पढ़ता था। इसी से मेरे मन में भी पढ़ने के प्रति रुचि जो है बढ़ती गई। और एक बार ऐसा हुआ कि हमारे घर में जो अंग्रेज दावत करने आए थे, तो उस समय हमारे घर में जलियांवाला बाग कांड का कुछ तस्वीर लगा हुआ था। तो उस तस्वीर को मेरे पिताजी ने हटवा दिया था, क्योंकि वो कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, और अंग्रेज अगर हमारे घर में आएंगे और इस प्रकार का तस्वीर देखेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। ये सोच के उसके पिताजी ने वो तस्वीर उस समय निकलवा दी थी। परंतु ये जब इस तस्वीर निकाले तो लेखक को बहुत बुरा लगा ये सोच के। सन 28 में इतिहास प्रसिद्ध साइमन कमीशन द्वारा करता हुआ लखनऊ नगर में भी आया था। साइमन कमीशन, उस समय अंग्रेज जो है साइमन का बहुत जोर था, तो उस समय वो दौरा करते हुए लखनऊ नगर में भी आया था। उसके विरोध में यहाँ एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था, क्योंकि क्रूर था, वो बहुत तेज था वो अंग्रेज जो है। तो उसके विरोध में यहाँ बहुत बड़ा जुलूस निकला था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद वल्लभ पंत आदि उस जुलूस के अगुवा थे, जो उसको विरोध करते थे। वहां पर दौरे में आए थे, तो उनका भी विरोध कर रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो और गोविंद वल्लभ पंत इसकी अगुवाई कर रहे थे, मुखिया थे। उस जुलूस
में अगवा थे। लड़खड़ाई उम्र के जोश में मैं भी उस जुलूस में शामिल हुआ। जो होता है बचपन और जवानी के बीच का जो लड़कपन होता है, उसमें जोश अधिक होता है। किसी भी काम को करने के लिए जोश रहता है, जोश के साथ करने के लिए हम चले जाते हैं। तो और खून गर्म भी रहता है, तो कोई भी काम करने के लिए उतावले भी होते हैं। जुलूस भीड़ मील डेढ़ मील लंबा था। जुलूस जो है मील डेढ़ मील लंबा था। उसकी अगली पंक्ति पर जब पुलिस की लाठियां बरसती तो भीड़ का रेला पीछे की ओर सरकने लगा। उधर पीछे से भीड़ का रेला आगे की ओर बढ़ रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2 चक्की की ऑटो की में पीसकर मेरा दम घुटने लगा था। मेरे पैर जमीन से उखड़ गए थे। जब भीड़ होता है तो खूब भीड़ थी। खूब भीड़ में जब पुलिस वहां पर सामने में रोक दे रहे हैं और सामने में रोक कर भीड़ को पीछे ढकेल दे रहे हैं। जो सामने पुलिस वाले हैं भीड़ को पीछे ढकेल रहे हैं और पीछे वाले जो है भीड़ जो है वो सबको आगे की ओर दबा दे रहे हैं। तो पीछे और आगे तो बीच में है वो बहुत दब गए थे। और लेखक का कहना है कि मैं वहीं पर था और दोनों तरफ से मैं दब गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दम घुट जाएगा। तो साइमन के विरोध में ये जुलूस निकला था, उसकी बात है। उधर पीछे से भीड़ का रेला आगे की ओर बढ़ रहा था और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2 चक्की के पासों में पीसकर मैं दम घुटने लगा था। मेरे पैर जमीन से उखड़ गए थे, क्योंकि ज्यादा दबाव में कहाँ खड़े हो कैसे हो वो तो दिखाई नहीं देता, ना चलने की जरूरत है, भीड़ में अपने आप ही चलना हो जाता है। दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर के उन्मत्त भीड़ टक्करों देती थी। उस दिन घर लौटने पर मानसिक उत्तेजनावश पहली तुकबंदी फूटी थी। उस समय खूब भीड़, पैर भी कहाँ है पता नहीं है। भीड़ में ऐसे दबे हुए थे कि चलना वो अपने आप हो रहा था और उन्माद था। भीड़ में क्रोध था, किस कारण से वो हो रहा था और वो क्यों हो रहा था। तो ये जवानी में एक क्रोध भी आता है, उन्माद था। तो उन दिन घर लौटने पर मानसिक उत्तेजना थी और पहले तुकबंदी फूटी थी। अब उनकी एक ही पंक्ति याद है, कब लौ कहाँ लाठी खाया करे, कब लौ कहाँ जेल सहा करिए। उसी समय मैंने पहला कविता का लाइन लिखा था। कहते हैं कि उस समय जुलूस में किस तरह हम पीछे थे, कैसे पीछे से धक्का देते थे, सामने से धक्का देते थे, किस प्रकार जुलूस निकला था और अंग्रेजों के प्रति कितना आक्रोश था। तो जवानी के जोश में हमें भी तेज उन्माद था। तो उसी समय मेरी कविता की पहली फूट पड़ी थी और एक तुकबंदी फूटी थी। उसी में मैंने लिख डाला, कब लौ कहाँ लाठी खाया करे, कब लौ कहाँ जेल सहा करिए। ये एक लाइन की पंक्ति मुझे याद है। लेखक कह रहे हैं, वह कविता तीसरे दिन दैनिक आनंद में छप भी गई। छापे के अक्षरों में अपना नाम देखा तो नशा आ गया। कोई भी चीज कहीं पर देखें, पेपर में अगर नाम आ गया है तो अपने आप में एक उन्माद आ जाता है, खुशी हो जाती है, नशा हो जाता है कि लोग देखेंगे मेरा नाम आ गया है। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वह तीसरे दिन ही छप गया तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बस मैं लेखक बन गया। मेरा ख्याल है 2-3 प्रारंभिक तुकबंदियों के बाद ही मेरा रुझान गद्य की ओर गया। अब वो लेखक बन गए क्योंकि उसमें इच्छा जागृत हो गई कि पेपर में मेरा नाम आ गया। अब वो ख्याल 2-3 दिन प्रारंभिक तुकबंदियों के बाद 2-3 प्रारंभिक तुकबंदी करते गए, फिर रुझान उसके गद्य की ओर गया। कहानियां लिखने लगा। पंडित रूपनारायण जी पांडे कवि रत्न मेरे घर से थोड़ी ही दूर रहते थे। उनके यहाँ अपनी कहानियां लेकर पहुंचने लगा। वे मेरी कहानियां पर कलम चलाने के बजाय सुझाव दिया करते थे। उनके प्रारंभिक उपदेशों की एक बात अब तक गांठ में बंधी है। जब मैं अपने कुछ
गद्य कहानी लिखता था तो पंडित रूपनारायण जो कवि रत्न थे उनके पास जाता था, क्योंकि घर के पास वो रहते थे। तो मेरी कहानियों में वो पेन नहीं चलाते थे, मुझे सीख देते थे, कुछ बताते थे। तो उनके उपदेशों के कुछ बात मुझे अभी तक याद है। छोटी कहानियों के संबंध में उन्होंने बतलाया था कि कहानी में एक ही भाव का समावेश करना चाहिए। कहानी जब लिखोगे तो कहानी में एक ही भाव शुरू से अंतिम तक रहना चाहिए, उनमें अधिक रंग भरने की गुंजाइश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहानी छोटा सा रूप होता है कहानी का। उपन्यास बोलेंगे तो बड़ा हो जाता है, कहानी छोटा होता है। कहानी में अगर एक ही भाव रखोगे तो कहानी अच्छा लगेगा, अगर बहुत सारे भाव डाल दोगे तो छितर बितर हो जाएगा, उसका जो दिशा है वो परिवर्तन हो जाएगा, तो श्रोता को वो पसंद नहीं आएगा। ये सीख मैंने उन्हीं से सीखी है।